हो गया, आवाज आ रही है? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध देखा था और देखा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से दक्षिण में अपनी मैसूर में भी सत्ता स्थापित कर ली, लेकिन इसी बीच में यहाँ पे मराठे भी इन्वॉल्व होते हैं, अलग होते हैं। तो आखिर क्या रीजन रहता है मराठों का यहाँ बीच में इन्वॉल्व होने का, फिर उसको अपने आप को इस युद्ध से अलग करने का? तो ये कड़ी जो आंग्ल मैसूर के युद्ध की जो कड़ी है वो कहां से जुड़ी हुई है? आंग्ल मराठा के युद्ध से आगे जाकर के जुड़ जाएगी, क्योंकि जब तक मराठा, निजाम और मैसूर एक साथ रहेगा तो अंग्रेज उन्हें कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही इन तीनों में से, जैसे निजाम निजाम तो अपने आप को अलग कर ही लेते हैं, और आगे चल करके जैसे ही मराठा अलग करेंगे, सालबाई की संधि होगी, तो वहां हैदर अली की मृत्यु होगी, पहला आघात। और दूसरा आघात क्या लगेगा? 1782 में सालबाई की संधि होगी, तो सालबाई की संधि से मराठे अपने आप को आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध से अलग कर देंगे, और यही मैसूर के हारने का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि अगर दक्षिण में, है ना, जैसे एक यूपीएससी में बहुत कॉमन सा प्रश्न पूछता है हर बार कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अंग्रेजी शक्ति यहाँ पे राज करने में सफल हो गई? तो अंग्रेजी शक्तियां यहाँ पे राज करने के लिए सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि यहाँ के राजाओं का आपसी उत्तराधिकार का संघर्ष ही नहीं रुक रहा था। आपसी उत्तराधिकार, आप मैसूर में देखिए क्या चल रहा है, नवाब मैसूर में वही क्या कहते हैं, उत्तराधिकार का संघर्ष चल, सॉरी, कर्नाटक कर्नाटक में क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। फिर उसके बाद आप मैसूर में आ जाइए, हालांकि मैसूर में यहाँ ये लोग स्ट्रांग तो थे, लेकिन आपस में फिर आपसी शक्तियां संघर्ष कर रही थी। कौन? मराठा, निजाम और मैसूर। बंगाल बंगाल में क्या चल रहा है? उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है। तो या तो यहाँ पे राजा बनने का ही उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, या तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ने के कारण यहां पे अंग्रेजी सत्ता राज करने में सफल हो जाएगी। पहले जो दो लोग लड़ेंगे उनको लड़वाएगी, फिर उसमें से जो हारेगा तो अंग्रेजों का मास्टर प्लान ये रहेगा कि लास्ट में हम उसको हरा देंगे। तो जैसे यहां पे ये लोग मैसूर से मराठों को इसलिए अलग क्यों कर दिए? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैसूर है, तो मैसूर की दक्षिण में हम छुट्टी कर दें, तो मैसूर की छुट्टी हो जाएगी तो मराठे ऑलरेडी वीक पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका संगठन क्या है, टूट जाएगा। और वहां निजाम से जाकर के वेले जली आएगा तो सहायक संधि कर लेगा, तो सहायक संधि से हैदराबाद राज्य क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके गेम प्लान करके इन सबको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हम आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, तीनों युद्ध देखेंगे, इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं, इसकी भूमिका देखते हैं कि आखिर कैसे इसकी भूमिका निर्मित होती है और क्या क्या यहां पर होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं आखिर मराठा की स्थिति क्या है। अभी अभी मराठा पानीपत का तृतीय युद्ध हारे हैं, और बहुत बुरी तरह उसमें क्या हुई है, उनकी पराजय हुई है, जिससे इनकी जीवन शक्ति का ह्रास हो गया है। लेकिन फिर एक बार मराठा संघ दोबारा से खड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं मराठों की स्थिति क्या है। तो मराठों की स्थिति, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, और इस तृतीय युद्ध में बहुत बुरी तरह क्या हुई है, पराजय हुई है। तो इसी पराजय के शोक में जो पेशवा था, जिसका नाम क्या था, बालाजी बाजीराव, ठीक है, तो ये जो पेशवा रहता है बालाजी बाजीराव, इसकी इसी शोक में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध की हार का शोक इसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इसे सदमा लग जाता है, और इसकी हो जाती है डेथ। अगला पेशवा बनता है माधव राव। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे आप एक चीज समझिएगा। बात कुछ ऐसी है कि जब हम मराठों का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में, तो वहां पे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मराठों में, मराठों का जो राजा रहता था वो क्या कहलाता था, बताइए? छत्रपति। ठीक है, और इनका जो सबसे प्रमुख मंत्री रहता था, पीएम, वो क्या कहलाता था? पेशवा कहलाता था। ठीक है, जैसे शिवाजी क्या थे, बताइए? छत्रपति थे। ठीक है, लेकिन आगे चल करके जब किसका समय आएगा, देखिए, बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनेगा। कौन पेशवा बनेगा? अच्छा, अब इसके बीच की कहानी जो भी है सब, कैसे कैसे छत्रपति बनते हैं, फिर जब शिवाजी मर जाते हैं तो कैसे फिर आगे चल करके षड्यंत्र होता है छत्रपति बनने के लिए। तो फिर उसके बाद जब आगे चल करके छत्रपति थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन ताकतवर कौन बन जाता है? पेशवा बन जाता है। तो बाजीराव फर्स्ट, जो आपने जैसे पिक्चर देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो वही वाला ये बाजीराव फर्स्ट है,
जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था और इतना प्रतापी बन गया था कि इसके आने वाले समय तक में क्या हो गया था कि ये मुगलों को तक कंट्रोल करने लगा था। ठीक है, तो पेशवा क्या हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है। इसके बाद अगला पेशवा कौन रहता है, बालाजी बाजीराव रहता है। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो पेशवा रहता है, तो इसके समय में क्या होता है कि यहां से अब चूंकि इसने पेशवा के पद को क्या प्रदान कर दी, बहुत ज्यादा शक्ति। अच्छा, यहां भी अभी छत्रपति हैं, ठीक है, लेकिन छत्रपति का अस्तित्व नहीं रह जाएगा आगे चल करके। क्यों अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि ताकतवर कौन हो जाएंगे, ये लोग हो जाएंगे। ठीक है, आगे चल करके यहाँ पे जो छत्रपति आएगा वो राजा राम आएगा। ठीक है, राजा राम सेकंड। लेकिन बात ये रहेगी कि इसने पेशवा को और शक्तिशाली बना दिया है, और बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा के पद को क्या कर दिया जाएगा, वंशानुगत कर दिया जाएगा। तो वंशानुगत इसके पद को कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि अगला राजा कौन बनेगा, इसका पुत्र, फिर अगला राजा कौन बनेगा, इसका पुत्र। ठीक है, तो यहां से ये डिसाइड हो गया कि अब पेशवा का पद क्या है, बताइए, वंशानुगत है। और इसके समय में छत्रपति की सारी शक्तियां, छत्रपति की जितनी भी शक्ति रहेगी, तो वो शक्तियां किसके पास आ जाएगी, पेशवा। यानी अब सुप्रीम पावर कौन बन गया, पेशवा। मराठों को कौन कंट्रोल करेगा, पेशवा। अब वही होगा जो कौन चाहेगा, बताइए, पेशवा चाहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे भी हो जाता है उत्तराधिकार का संघर्ष, जैसे कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। आपने देखा कि कर्नाटक राज्य में और उसके बाद हैदराबाद के निजाम, तो वही कहानी यहां पे होती है। और जब जब आपसी संघर्ष होगा राजाओं में, या कोई दो राज्य आपस में लड़ेंगे, तो उसका फायदा सीधे कौन उठा ले जाएगा, अंग्रेज शक्ति उठा ले जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अब यही होता है। ठीक है, क्योंकि बालाजी बाजीराव, ठीक है, अब इसकी डेथ कैसे होती है, यहां बता दिया मैंने कैसे डेथ हो रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बालाजी बाजीराव की क्या हो गई, बताइए, डेथ हो गई। अब जब बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई, तो अगला पेशवा कौन बनेगा, माधव राव बनेगा। ठीक है, ये लिंक कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब जब बालाजी बाजीराव पेशवा बनेगा, तो इसी के समय में इसका चाचा रहता है, जिसका नाम क्या रहता है, रघुनाथ राव। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। इसके चाचा का नाम है रघुनाथ राव। और ये जो रघुनाथ राव है, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता था, रघुवा, इसके नाम से इसे बुलाते थे। इसके अंदर पेशवा ये क्या बनना चाहता है, ये पेशवा बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, पेशवा। ठीक है, अब पेशवा कौन बनेगा, बताइए, पेशवा कौन बनेगा, माधवराव का बेटा बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब यहीं पे पेशवा बनने का उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, जिसमें ये कहां चला जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा पेशवा बनने के लिए, कि आप मेरी क्या करिए, सहायता करिए। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पेशवा कौन है अभी बताइए, माधव राव। और पेशवा बनना कौन चाहता है, पेशवा बनना चाहता है कौन, इसका चाचा। और है कौन बताइए, रघुनाथ राव। अब माधव राव का ही सगा भाई है नारायण राव। ये दोनों आपस में क्या है बताइए, सगे भाई हैं। आगे चल करके माधव राव की क्या हो जाती है बताइए, डेथ हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अगला पेशवा कौन बनेगा, इसका पुत्र। लेकिन यहां समस्या रहती है कि इसके कोई भी पुत्र नहीं रहते हैं। ठीक है, तो माधव राव चाहता है, सॉरी, रघुनाथ राव चाहता है कि पेशवा कौन बन जाए, यहां से मैं बन जाऊं। ये इसकी क्या रहती है बताइए, इच्छा रहती है। तो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे पेशवा बनना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं है, तो मैं इसका चाचा हूं और मैं योग्य व्यक्ति हूं, मुझे पेशवा बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। बोला कि अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, तो यहाँ पे ये निर्णय कौन लेता है, तो देखो, मराठा लोग एक अपना संघ बनाते हैं। ठीक है, और इसी मतलब मराठा जो है, तो अपना शासन संचालित करने के लिए 12 भाई परिषद बनाती है। क्या बनाती है, 12 भाई परिषद।
और ये जो 12 भाई परिषद है, यही मराठों का क्या करता है, प्रशासन देखता है। मराठों का प्रशासन देखता है। और ये मराठों का जो प्रशासन देखता है इस समय, तो इसके अध्यक्ष है नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस। ठीक है, ये बालाजी बाजीराव के क्या थे बताइए, किस समय मतलब आए थे यहाँ पे। और माधव राव के क्या रहते हैं, मुख्य रूप से उसके मंत्री रहते हैं। और ये बहुत ही सीनियर रहते हैं, इन्हें मराठों का दादा या ब्रेन ऑफ मराठास बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि इनके पास कुशल सैन्य रणनीति भी थी और कुशल सैन्य संचालन रणनीति भी थी। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता था, इन्हें ब्रेन ऑफ मराठा, और सबसे सीनियर पर्सन थे। ठीक है, तो यहाँ पे नाना फडणवीस बोलते हैं कि जब कभी ऐसा होगा कि इसका कोई पुत्र नहीं है, तो इसी के वंश का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो भाई है वो जिंदा है कि नहीं है बताइए, और वो तो सगा भाई हुआ, तो उसी के वंश का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए बना दिया जाता है अगला पेशवा किसको, नारायण राव को। इससे कौन नाराज हो जाएगा बताइए, रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव क्या सोचता है कि मैं इसकी क्या कर दूं, षड्यंत्र से मृत्यु कर दूं। तो इसकी षड्यंत्र से क्या कर देता है, मृत्यु कर देता है। तो अब ये बचेगा ही नहीं, तो अगला पेशवा कौन बनेगा बताइए, नारायण राव। तो ये इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, और हत्या करके अगला पेशवा बनना चाहता है। लेकिन इसी बीच एक चमत्कार हो जाता है। ये चमत्कार हो जाता है कि किसी को पता नहीं रहता है, नारायण राव की वाइफ जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है। ठीक है, और 7वें महीने ही पुत्र क्या हो जाता है, वहां ये मर रहा है, और जस्ट अगले महीने यहां यहां लड़ाई चल रही है कि नेक्स्ट पेशवा कौन। और इसी बीच क्या हो जाता है, इसको एक छोटा सा पुत्र प्राप्त हो जाता है, और उसका नाम क्या रखा जाता है, माधव राव नारायण राव। चूंकि माधव उसका भाई है तो उसका नाम रखा गया। फिर इसका नाम क्या है बताइए, नारायण। ठीक है, और या इसे बोला गया माधव राव सेकंड बोला गया, क्योंकि अगला ये उत्तराधिकारी बन रहा है। ठीक है, अब इससे कौन नाराज हो जाएगा बताइए, रघुनाथ राव, क्योंकि ये क्या बनना चाहता था, यहां पे नेक्स्ट पेशवा बनना चाहता था। और यहां पे नाना फडणवीस ने क्या बोला कि देखो उसका ये अवयस्क पुत्र है, तो रघुनाथ राय बोला कि ये अभी का पैदा हुआ बच्चा कैसे शासन संभालेगा। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, यहां पे यही पेशवा रहेगा, और प्रशासन का संचालन कौन करेगा, 12 भाई परिषद करेगी। ठीक है, अच्छा ये मराठा संघ नहीं है, गलती मत करिएगा, ये 12 भाई परिषद है। ठीक है, तो 12 भाई परिषद यहां पे क्या करेगी बताइए, प्रशासन चलाएगी। समझ में आ गया। अब रघुनाथ राव हो गया बहुत ज्यादा नाराज, तो ये अगला स्टेप उठाएगा, ये चला जाएगा अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के पास जाकर के क्या करेगा कि आप मेरी पेशवा बनने में सहायता करो, आप मुझे सैनिक प्रदान करिए, आप मुझे बहुत सारी चीजें दीजिए, ताकि मैं क्या बन जाऊं, यहां पे पेशवा बन जाऊं। ठीक है, और जा करके कर लेता है अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लेता है। ठीक है, यहीं से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्यों, क्योंकि सूरत की जो संधि थी, ठीक है, ये कोई सामान्य संधि नहीं थी, बल्कि ये एक सहायक संधि है। ठीक है, तो 1775 में ये जैसे ही अंग्रेजों के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरी पेशवा बनने में सहायता करो, उसके बदले में आप मुझे 1.5 लाख सैनिक दो। तो ये लोग बोलते हैं अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हमसे संधि करनी पड़ेगी, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस करना पड़ेगा। और ये कोई सामान्य संधि नहीं है, बल्कि कैसी है बताइए, सहायक संधि है। और सहायक संधि क्या होती थी, इसका बैकग्राउंड समझिए। ठीक है, इसका बैकग्राउंड वर्ल्ड हिस्ट्री में छुपा हुआ है। क्योंकि फ्रांस में कौन आ गया है बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, और ये जो नेपोलियन है, तो ये सब जगह कब्जा कर रहा है, जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, और हर जगह छक्के चढ़ा रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो नेपोलियन जैसे ही नेपोलियन का आक्रमण होता है और ये यहां अंधाधुंध मचाना चालू कर देता है, तो डर के मारे भारत में तुरंत किसको भेजा जाता है, वेले जली को भेजा जाता है। ठीक है, किस लिए भेजा जाता है
कि जा करके पूरे भारत को संगठित करो, एकत्रित करो और वहां पे अपनी सेना बढ़ाओ, नहीं तो नेपोलियन बोनापार्ट आएगा। क्योंकि अभी अभी टीपू सुल्तान ने पत्र लिखा है, आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने पत्र लिखा है लॉर्ड वेलेजली को सहायता के लिए, और लॉर्ड वेलेजली सॉरी नेपोलियन को सहायता के लिए। तो नेपोलियन को जब सहायता के लिए, तो नेपोलियन बोला कि जैसे ही मैं फ्री होता हूं यहां से, तो मैं पहली फुर्सत में तुरंत आता हूं वहां पे। तो इसकी इसकी पहले से ही क्या करने के लिए बताइए, तैयारी करने के लिए वेलेजली आता है, और वो यहाँ पे ऐसा दिमाग लगाता है कि पूरा भारत मेरे पक्ष में हो जाए। तो पूरा भारत मेरे पक्ष में होने के लिए एक बहुत बड़ी सेना लेकर के ब्रिटेन से निकलता है और लाता है सहायक संधि। और सहायक संधि का उद्देश्य क्या है, पूरे भारत को ब्रिटिश के नियंत्रण में लाना, चाहे जो जहां पर भी हो। इसीलिए अगले युद्ध में, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध में, टीपू सुल्तान को वेलेजली कहेगा कि सहायक संधि स्वीकार करो, और टीपू सुल्तान मना कर देगा। और सहायक संधि क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी राज्य है, तो वहां पे जो सेना है वो किसकी रहेगी, अंग्रेजों की रहेगी। इनका जो सैलरी है यानी कि वेतन है, वो कौन वहन करेगा बताइए, राज्य के पास अगर पैसा है तो पैसा दे, और पैसा नहीं है तो वो अपने क्षेत्र दे दे। तो उस क्षेत्र से जो टैक्स आएगा, तो उस टैक्स से ही किसको दिया जाएगा, वेतन। समझ में आया, पैसा है तो अच्छी बात है, और पैसा अगर नहीं है तो फिर आप क्या करो, अपना क्षेत्र ही दे दो। वो क्षेत्र कौन ले लेंगे, अंग्रेज। तीसरी चीज, कोई भी विदेशी मामले हैं, मतलब राज्य के कोई भी विदेशी मामले हैं, वो केवल और केवल कौन देखेंगे, अंग्रेज देखेंगे। और इसके लिए यहां बैठा दिया जाएगा एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम क्या रहेगा बताइए, रेजिडेंट रहेगा। समझ में आया। अब जैसे मैसूर राज्य है, तो मैसूर फॉर एग्जाम्पल, मैसूर अब अगर टीपू सहायक संधि करता तो मैसूर मराठों से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। मैसूर निजाम से बात नहीं कर सकता है, ठीक है। मैसूर विदेश में फ्रांस से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं कर सकता है। यानी ये सब विदेशी मामले हुए कि नहीं, तो ये कौन देखेगा, ये लोग बात करेंगे। और इसके बाद ये लोग यहां तक सीमित नहीं रहे, इसके साथ ये लोग आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे, ठीक है। आंतरिक मामले मतलब कहीं किसको राजा बनाना है, कोई दो लड़ रहे हैं तो उसमें, तो वहां भी घुस गए, जबकि यहां इनको नहीं घुसना था। तो ऐसा करके पूरे राज्य को हड़प लेंगे कि नहीं हड़प लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सहायक संधि कौन स्वीकारता है, निजाम तुरंत हाथ उठाते हैं कि जहां आपका चरण है वहां हमारा मस्तक है, और जाकर के बिना बोले 1801 में निजाम सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार कर देते हैं। हालांकि सबसे पहले प्रस्ताव तो टीपू के पास लाते हैं, लेकिन टीपू 1799-98 में तो वो मना कर देता है। तो मना कर देता है, तो इसी कारण से क्या हो जाता है, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध चालू हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ये हो रहा है कि अब ये सहायक संधि किस पे आरोपित की जाएगी, पूरे भारत पे। तो ये सूरत की संधि एक सहायक संधि है, ठीक है। और इस संधि की शर्तों के तहत, ठीक है, सबसे पहले रघुनाथ राव बोलेगा कि आप हमसे सालसेट ले लो। क्या ले लो बताओ, सालसेट ले लो। सालसेट यानी वर्तमान का जो मुंबई का क्षेत्र है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे बगल में क्या है बताइए, थाना, ठीक है, और सूरत। अब समझिएगा, ठीक है। सालसेट जो है तो पुर्तगालियों के पास था, समझ में आया। अब मराठे आए तो सालसेट को मराठे पुर्तगालियों से छुड़ा लेते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब ये क्षेत्र किसको मराठे यानी कि रघुनाथ राव बोलता है कि ये क्षेत्र हम आपको देंगे, अंग्रेज बोलते हैं कि आप ये क्षेत्र हमें दे दो। ये क्षेत्र ये लोग क्यों चाहते हैं, इसका भी रीजन जानना चाहते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में छुपा है। कैसे छुपा है, यूएसए में राज कर रहे हैं अंग्रेज, समझ में आया। यूएसए के साथ अफ्रीका में भी कौन है बताइए, अंग्रेज। इसी के साथ ब्रिटेन में पूरा माल ले जाकर के इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है, यहां से ये लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कपास लेकर के जाते हैं, और कपास की खेती करने के लिए चाहिए मजदूर।
तो वो मजदूर इनको कहां से मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, खेती करके कपास में। और ब्रिटेन में इस समय हो गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण यहाँ पे बहुत सारी क्या है? फैक्ट्री। ठीक है, तो यहां से खेती के द्वारा कपास ले गए अमेरिका से, मजदूर कहां से ले गए? यहाँ। और ले जाकर के कपास कहाँ लाए? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में कपास से क्या बनाए? फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि शर्ट, पैंट, कोट, टाई। और फिर इसको सब जगह बेचेंगे, इसको लाके साउथ अफ्रीका में भी बेचेंगे, और इसको कहाँ बेचेंगे बताइए? इंडिया में। समझ में आया? ठीक है, अब इस समय इंडिया की क्या स्थिति है समझिएगा यहाँ पे। अब एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। वो चेंज क्या आ जाता है कि 14 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो जाता है। 14 जुलाई 1776 को यूएसए क्या हो गया? आजाद। समय क्या चल रहा है? 1776। समझ में आ रहा है? और हमारे यहाँ क्या चल रहा है इस समय? आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध चालू हो जाएगा। मैसूर से भी साथ में युद्ध चल रहा है। 1767 से 69 आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, और 1775 से 82 आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। समझ में आया? ठीक है, अब कपास की सप्लाई बंद। अब कपास कहां से मिलेगा? इंडिया। और इंडिया का ये जो रीजन है, तो ये कपास के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए अंग्रेजों को क्या चाहिए है? सूरत, थाना, बसीन, क्योंकि महाराष्ट्र की जो मिट्टी है वो काली है, उपजाऊ है, और यहां कपास की खेती होती है। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा भूगोल में। तो ये पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र किसको चाहिए? और महाराष्ट्र का क्षेत्र मतलब मराठा। और यहाँ पे जो सूरत बंदरगाह है, जो सालसेट है, यहीं से पूरा कपास का क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। देखो, अंग्रेजों को चाहिए था मसाला, तो कहां से ले लिए? कर्नाटक से, यानी कोरोमंडल तट। और कहां से ले लिए? मालाबार तट, यानी कहां से? मैसूर से। तो लो, मसाला तो इनको मिल गया है। ठीक है, अब कपास का सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है, कपास यहां से मिल गया। पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, तो कहां से मिल गया है? बंगाल से मिल गया है। ये रीजन था कि इनको ये चाहिए ही चाहिए। इसलिए सूरत की संधि करने के पीछे के दो कारण रहते हैं। क्या कारण रहता है? कि पहला तो अंग्रेजों को क्या चाहिए? कपास। तो ये सारी चीजें। और वेलेजली को भय है नेपोलियन के आक्रमण का, इसलिए वो सहायक संधि यहां आरोपित करना चाहता है। मतलब भारत को भी बचाना है, और भारत में जो माल हो रहा है उसको भी ले जाना है। समझ रहे हो? यहां पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की डिप्लोमेटिक थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो इतना समझ में आया। अब सहायक की संधि की पहली करो, सूरत की संधि जो है वो कैसी संधि है? एक सहायक संधि है। और सहायक संधि क्या होती है आप समझ गए ना? ठीक है, तो अब सहायक संधि करना इसका मतलब क्या? कि भैया मराठे अब किसके अंडर में चले जाएंगे? अंग्रेजों के। इससे कौन नाराज हो जाएगा? नाना फडणवीस। क्योंकि नाना फडणवीस को पता है कि भैया अंग्रेजों की इच्छा क्या है। समझ में आया? अब इसी समय मैंने आप लोग को बैकग्राउंड में बताया था, क्या समझाया था? देखो, कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी बन गई हैं। एक बंगाल में है, एक मद्रास में है, एक चेन्नई में है। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ठीक है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह बोला जाएगा कि जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो अब कहां का गवर्नर जनरल होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। मतलब इसी के नियंत्रण में अब ये आएगा, और इसी के, अरे ये चेन्नई गलत लिख दिया, बंबई, सॉरी, बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, वो मद्रास का नया नाम क्या है बताइए? चेन्नई है। समझ में आया? ठीक है, तो कोई भुन भुनाएगा नहीं बीच में। ठीक है, हाँ, बंगाल के अंडर में क्या है बताइए? बंबई प्रेसिडेंसी है। समझ में आया? यानी कि अगर यहां पे कुछ होगा तो डिसीजन कौन लेगा? अब कौन लेगा? बंगाल लेगा। अब पहले कौन लेता था? बंबई का गवर्नर। यहां पे कुछ होगा तो डिसीजन कौन लेगा? कौन लेगा?
अब पहले कौन लेता था? तो यहां पे क्या हो रहा है? सूरत की संधि। तो सूरत की संधि भाई कैसे कर ले रहे हो? तुम नहीं कर पाओगे। अब कौन करेगा? यानी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी बताइए? बंगाल के गवर्नर जनरल। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो समझना बात को यहां पे। ठीक है, वेलेजली क्या बोल रहा है कि हम करेंगे सूरत की संधि। अच्छा, नाना फडणवीस एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, तो तुरंत वो कहां जाते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। बोले देखिए, आपके अधिकार के बाहर जाकर के वेलेजली क्या कर रहा है? निर्णय ले रहा है, यानी कि बंबई का गवर्नर जो है निर्णय ले रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो बंबई काउंसिल है, तीनों जगह है, कोर्ट है, मद्रास की भी कोर्ट है, बंबई की भी है और बंगाल, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठा दिया गया है। ठीक है, मतलब अंतिम फैसला कौन देगा बताइए? बंगाल देगा। समझ में आया? अब यहां पे वेलेजली कहता है, जैसे ही ये लोग कहां जाते हैं? नाना फडणवीस, फडणवीस कहां चले जाते हैं? बंगाल। तो तुरंत से बंगाल का जो मतलब गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, वो सूरत की संधि को रद्द कर देता है। आ रहा है समझ में? और करता है पुरंदर की संधि। काहे की संधि कर रहा है? पुरंदर की संधि। ठीक है, 1776। और पुरंदर की संधि के तहत ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि अंग्रेज मराठों का साथ नहीं देंगे। मतलब आपके यहां जो पेशवा बनना है वो आपका इंटरनल मामला है। नाना फडणवीस भी यही कह रहे हैं, तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन अब मामला कहां चला जाता है? लंदन कौंसिल। क्योंकि ये जो बंबई प्रेसिडेंसी है, इस मामले को उठा करके लेके कहां चली जाती है? लंदन कौंसिल में। अब जो लंदन कौंसिल है वो सबकी बाप है कि नहीं है बताइए? ठीक है, तो लंदन कौंसिल के समय में जाकर के बंबई अपना पक्ष रखता है, बंगाल अपना पक्ष रखता है। ठीक है, यहां पे बंबई हो गया, और कौन हो गया बताइए? बंगाल। ठीक है, बंबई ये समझाता है कि क्या आपको नहीं पता है कि हमको अब कपास नहीं मिलेगा, तो हमें कपास चाहिए, इसलिए हमें यह संधि करना जरूरी है। और सारा कपास कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, इसलिए सूरत की संधि जरूरी है। दूसरा कारण इनका वकील क्या कहता है? दूसरा कारण पता है कि आपको नहीं पता आपका बाप आ रहा है। बोले कौन? बोले नेपोलियन। तो उससे कैसे जीत पाएंगे? तो इसलिए सहायक संधि करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो बोले हाँ यार, बात तो सही कह रहा है। और अंग्रेजों को किस चीज से मतलब है? सिर्फ अपने फायदे। वो निर्णय नैतिकता को देख के नहीं करेंगे, वो किसको देख के करेंगे? फायदे। अब बंगाल में यहां हेस्टिंग्स क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया क्या चल रहा है? मैसूर का युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? मैसूर का युद्ध। और मैसूर के युद्ध में तीन लोग अभी एक साथ हैं। कौन कौन? निजाम हो गए, मराठे हो गए, और हैदर अली हो गया। तो इसलिए अगर हम क्या करेंगे बताइए? यहां पे मराठों का, अगर यहां पे हमें मराठों को किसी भी तरह यहां से हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? अलग करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि मराठे अभी शुरुआती चरण में किसका साथ दे रहे थे बताइए? हैदर अली का साथ दे रहे थे। ठीक है, तो ये हैदर अली का साथ दे रहे हैं, इसलिए हमें इनको यहां से क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। और अगर हम यहां मराठों की बात नहीं मानेंगे तो मैसूर भी हाथ से चला जाएगा और मराठा भी चला जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वहां छुपा हुआ है इसका उत्तर। कह तो ये भी सही रहे हैं, सही रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये यहां पे निर्णय लेते हैं कि अभी हम बंबई वालों की बात मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि पहली चीज चाहिए कपास, और दूसरी चीज यहां पे सहायक संधि आरोपित करके मराठों को किसी तरह हम यहां पे कंट्रोल कर लेंगे। और आगे चल करके इसीलिए लोग गेम प्लान बनाते हैं कि आगे अब सालवाई की संधि करेंगे तो मराठों को रोक देंगे, तो पहले मैसूर को निपटा देंगे और फिर किसको निपटा देंगे बताइए? इनको। तो इसलिए अब किसकी बात मानी जाती है? बंबई प्रेसिडेंसी की। और जैसे ही बंबई प्रेसिडेंसी की बात सफल नहीं हो पाए हैं, ठीक है,
बंगाल में तो खुद ही गवर्नर जनरल बैठने लगा, और यहीं से बंगाल और बक्सर के बाद क्या बताइए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्शन किसके पास आ गया है, इंग्लिश। बस खत्म बात। ठीक है, अब बचा यहां पे अवध। तो अवध पे क्या बनाया था, बफर स्टेट बनाया था कि आगे चल करके इसे देखेंगे, अभी तो युद्ध ना हो पाए, अब्दाली से बच जाए हम, मराठों से बच जाए। और बफर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1801 में यहां अवध से सब्सिडरी अलायंस कर लेंगे। तो अवध भी अब इनके अंडर में आ गया। और ये सब क्यों कर रहा है वेलेजली, ये सब तैयारी हो रही है लड़ने की, किससे, नेपोलियन से। अरे तो भारत का दुर्भाग्य हुआ कि नेपोलियन नहीं आया, और अंग्रेजों का सौभाग्य हो गया कि नेपोलियन नहीं आया। नहीं तो नेपोलियन आता तो ये सब एक हो जाते, इसीलिए सब्सिडरी अलायंस कर रहा है ना। ठीक है, अब इनसे आंग्ल मराठा फर्स्ट वॉर में नहीं कर पाया, लेकिन अब करना चाहता है, और अब मौका भी क्या कर रहा है बताइए, ढूंढ रहा है। तो अब क्या होगा बताइए, कि अब इस समय मराठों की स्थिति क्या है वो हम समझ रहे हैं। तो अब तक मराठा बहुत सारे छोटे छोटे संघ में क्या हो गया है बताइए, विभाजित हो गया है। ठीक है, चूंकि अब जो पेशवा है, सर्वे सर्वा है, वो कहां बैठने लगा है, पूना। पूना में इनका सर्वे सर्वा बैठेगा, पेशवा। अब पूरी शक्ति किसके पास है बताइए, पेशवा। मैंने बताया ना, पूरी शक्ति पेशवा के पास आ गई है। ठीक है, और इसी के साथ यहां नागपुर में आ गए हैं भोसले, नागपुर में आ गए हैं भोसले। ठीक है, और यहां पे ग्वालियर, ग्वालियर में आ गए हैं सिंधिया, और ग्वालियर के बगल में इंदौर, इंदौर में कौन आ गए हैं, होलकर। और बड़ौदा, बड़ौदा में आ गए हैं गायकवाड़। ये सब मराठे हैं, और ये सब आपस में मिल करके बनता है मराठा संघ। 12 भाई परिषद अलग है और मराठा संघ अलग है। ठीक है, मराठा संघ मतलब हम सब एक हैं। और जब भी यहां पे कोई विदेशी शक्ति, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी कोई विदेशी शक्ति या अंग्रेज आक्रमण करेंगे, तो मराठा संघ एक हो जाएगा, और एक होकर के क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा। तो जब तक मराठा संघ एक था, तब तक उनको कोई हरा नहीं पाया। लेकिन कौन हराएगा, आपसी फूट। समझ में आया कि नहीं। जैसे ही इनमें आपसी फूट होगी, तो वैसे ही क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब 20 वर्षों तक तो कोई दिक्कत नहीं गई, मराठा संघ एकता में है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी समय क्या होता है कि अब यहां पे मतलब जो है, माधव राव जो सेकंड रहता है, पेशवा कौन है, कहां तक पहुंच गए थे हम बताओ, माधव राव सेकंड तक पहुंच गए थे। ठीक है, माधव राव सेकंड की जब मृत्यु होती है, तो अब पता चला इसका भी नो पुत्र, और अब इसका कोई भाई भी नहीं है। समझ में आया। अब अगला पेशवा कौन बनेगा, अब वहां देखते हैं। बैठा कौन है बताइए, रघुनाथ राव। लेकिन अब रघुनाथ राव की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, लेकिन रघुनाथ राव का हो जाएगा पुत्र, और इसके पुत्र का नाम क्या रहेगा, बालाजी बाजीराव सेकंड। यानी ये रहता है बाजी राव सेकंड। ध्यान देना, फर्स्ट नहीं है, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट तो बहुत जबरदस्त युद्ध लड़ेगा। ठीक है, तो अब ये यहां पे आके बन जाएगा क्या, पेशवा। पहली लड़ाई का कारण इसका बाप था, दूसरी लड़ाई का कारण बेटा। समझ में आया। चूंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर, ये कैसा शासक था, पेशवा कौन बन गया है बताइए, ठीक है, बालाजी बाजी राव सेकंड। ये क्या बन गया है बताइए, पेशवा। ये बहुत ही ज्यादा दुर्बल और कमजोर था, इसलिए ये जो अपना शासन संचालन करता था, वो किससे किया करता था, कूटनीति से किया करता था। समझ रहे हो। और मराठों को अपने पक्ष लेने के लिए आपस में क्या करने लगा, एक दूसरे को लड़वाने लगा। ठीक है, कैसे लड़वाने लगेगा, क्योंकि योग तो है नहीं, तो योग नहीं है, तो ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है कहां, पूरे मराठा संघ में, है ना। मराठा संघ यहां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र स्थापित, स्वतंत्र क्या कर रहे हैं बताइए, अपना मतलब सारा शासन का संचालन कर रहे हैं। लेकिन ये चाह रहा है
कि मेरा नियंत्रण सब जगह हो जाए, सभी जगह किसका नियंत्रण हो जाए, मेरा हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये प्लानिंग करता है और स्ट्रेटेजी बनाता है, और इसी का फायदा कौन उठा लेंगे, अंग्रेज, क्योंकि वो तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब ये आपस में लड़े, इनमें फूट हो, क्योंकि अंग्रेजों को भी पता है कि जब तक मराठा संघ साथ में है तो हम इनको नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि ये संगठन में शक्ति है, इतनी सारी सेना हो जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जाकर के अपने साथ किसको ले लेगा, सिंधिया को ले लेगा। ठीक है, तो ये पेशवा जाएगा और अपने साथ किसको ले लेगा बताइए, सिंधिया को, और होलकर पर क्या कर देगा बताइए, अटैक। चूंकि सिंधिया और होलकर की आपस में दुश्मनी थी, पड़ोसी राज्य थे, सीमा को लेके विवाद था, इसी का फायदा कौन उठाया, पूना का पेशवा सिंधिया को अपने साथ लिया और किस पे अटैक कर दिया बताइए, इंदौर पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो यहां से कौन हो गया बताइए, पूना में कौन बैठ रहा है बताइए, पेशवा, और पेशवा अपने साथ में किसको ले लिया है, सिंधिया। ठीक है, और सिंधिया में इस समय जो यहाँ के शासक है उनका नाम क्या है, दौलत राव सिंधिया। अब ये लोग मिलकर के अटैक कर रहे हैं। ठीक है, किस पे अटैक कर रहे हैं बताइए, बगल के राज्य पे, होलकर। लो आपस में ही लड़ाई शुरू कर दिए। होलकर में राजा कौन है, यशवंत राव। ठीक है, और यशवंत राव का ही भाई है। ठीक है, तो यशवंत राव का ही जो यहाँ पे भाई है, तो उसको ये लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उसकी क्या कर देते हैं, यहाँ पे हत्या कर देते हैं। तो इसका जो भाई है उसको लोग इस युद्ध में मार दिए, और इस प्रकार यहाँ पे ये लोग जीत गए। इसका बदला लेने के लिए यशवंत राव सीधे कहां चला जाता है, पूना, और पूना में जाकर के क्या कर देता है बताइए, अटैक कर देता है। किस पे अटैक कर देता है, पेशवा पे। तो बाजीराव यहां से भाग जाता है। पूना में कौन बैठा है बताइए, बाजीराव सेकंड बैठा है, तो ये भाग जाता है, और ये भी वही काम करता है जो इसका बाप करता है। समझ में आया? ठीक है, इसके खून में ही क्या है, धोखा है। इसीलिए कहते हैं ना, परवरिश बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे जब शादी ब्याह के लिए जाते हैं तो लोग लड़की को छोड़ करके उसके माँ बाप और उसका बैकग्राउंड क्यों देखते हैं, क्योंकि देखते हैं कि आखिर खराबी कहाँ छुपी हुई है। समझ में आए? वो तो जेनेटिकली ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी बताइए। ठीक है, तो खराबी किसके खून में थी, ये, और ये भाग करके कहां चला जाता है बताइए, अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों से जाकर के संधि कर लेगा। अब वेले जली तो इंतजार ही कर रहा है, क्योंकि जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे तो उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, और सभी मराठों को बोला था कि जिस दिन तुम ये सहायक संधि स्वीकार कर लोगे तो उस दिन जो उसका हश्र होगा वो पानीपत तृतीय युद्ध से भी ज्यादा भीषण और विध्वंसकारी होगा, और अंग्रेज यहां पे पूरी तरह से अपनी सत्ता काबिज करने में सफल हो जाएंगे। तो ये गलती कोई मत करना। लेकिन 1801 में वहां नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है। आ रहा है समझ में? तो उनके कारण, क्योंकि जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे तो उन्होंने मराठा संघ में एकता बना के रखी, लेकिन जैसे ही वहां पे वो मर गए तो ये दोगला पैदा हुआ। तो इसने क्या किया, जाकर के तुरंत जाकर के अपने लाभ के लिए अंग्रेजों से क्या कर लेगा बताइए, सहायक संधि, बसीन की संधि 1802, जो कि सामान्य संधि नहीं है, बल्कि ये कैसी संधि है बताइए, एक सहायक संधि है। और जैसे ही ये सहायक संधि को क्या कर लेगा बताइए, स्वीकार, तो आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जैसे ही ये इस संधि को स्वीकार करेगा तो पूरा मराठा संघ नाराज हो जाएगा। मराठा संघ में कौन कौन नाराज हो जाएगा, देखो सभी लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये सब एक साथ थे। और मराठा संघ में फूट कौन डाल दिया, बालाजी बाजीराव सेकंड ने, और इससे सब नाराज हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसने स्वीकारा, ये पेशवा है, इसने स्वीकारा मतलब मराठों ने स्वीकारा, तो अंग्रेज बोलेंगे कि पेशवा ने तो स्वीकार लिया है, अब चलो तुम लोग की बारी। तो इन लोग से सबसे तुरंत संदेश भेजेगा कि सुनो, पेशवा ने स्वीकार लिया, इसका मतलब तुम भी स्वीकार लिए। तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं, तो नहीं तो आओ हमसे युद्ध कर लो।
और अब युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे क्योंकि सब आपस में टूट फूट चुके हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं? ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि चूंकि सबसे पहले विरोध कौन करेगा यहां पे, भोसले करेंगे। सबसे पहले विरोध कौन करेगा, भोसले। तो भोसले और अंग्रेजों की एक इंडिपेंडेंट लड़ाई होगी, जबकि पहले मराठा संघ साथ में लड़ा करता था। तो यहां आके इनसे इंडिविजुअल लड़ाई होगी। ठीक है। भोसले के बाद फिर इनका साथ देने के लिए युद्ध में यानी कि कौन आ जाएगा बताइए, सिंधिया आ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर में भोसले, सेकंड नंबर में सिंधिया। ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन आते हैं, होलकर। और गायकवाड़ अपने को युद्ध से अलग रखते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। समझ में आया? तो पूरा मराठा संघ अलग हो गया। और अंग्रेजों को क्या पता था कि जब तक मराठा संघ एक साथ रहेगा तो उसे हम कभी पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए फटाक से बालाजी को क्या कहते हैं कि आ जाओ, हम तो वेट ही कर रहे थे, तुरंत सहायक संधि में साइन करो और अगला पेशवा कौन हो जाएगा, तुम हो जाओगे। और यहां पे मराठा संघ पूरा तितर बितर हो गया, भोसले लड़े। फिर सिंधिया आए तो होलकर ने क्यों साथ नहीं दिया, क्योंकि सिंधिया और होलकर आपस ही में लड़ रहे। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में अगर होलकर साथ दे देते सिंधिया का और गायकवाड़ आ जाते तो भी अंग्रेज हार जाते। भले यहां भोसले हार गए, लेकिन अगर यहां सिंधिया के बाद होलकर साथ दे देते आपसी शत्रुता समाप्त करके और गायकवाड़ भी आ जाते तो भी अंग्रेज हार जाते। लेकिन कोई नहीं आया, तो इन पे भी सहायक संधि, इन पे भी सहायक संधि, इन पे भी सहायक संधि, और इस पे तो हो ही गई है। इस प्रकार पूरी तरह से मराठा तितर बितर हो गए। और इसके बाद तीसरा युद्ध तो रहेगा, लेकिन वो नाम मात्र का रहता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सब वीक हो चुके हैं। ठीक है। तो क्रमशः इनसे कौन कौन सी संधि होगी, ठीक है, तो सिंधिया से भी संधि करेंगे। ठीक है। इन लोगों से देखो कौन कौन सी संधि होगी लिख लेना। ठीक है। आसई की संधि, ये उस जगह पे हो रही है। ठीक है। ये किससे, भोसले से होगी। ठीक है। सिंधिया से यहां सुन्नी अर्जुन गांव की संधि, अर्जुन गांव ग्वालियर में एक जगह है। और ये सब कैसी संधि हैं, सहायक संधि हैं। मतलब अब यहां किसकी सेना बैठेगी बताइए, अंग्रेजों की सेना है ना, सॉरी, भोसले से नागपुर के भोसले से देवगांव की संधि। किसकी संधि, देवगांव की संधि होगी। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस प्रकार अलग अलग लोगों से इन्होंने क्या कर ली बताइए, अलग अलग संधि कर ली। और संधि करके इन्होंने मतलब क्या कर लिया, अलग अलग लोगों को क्या कर लिया, वो कर लिया। और इस प्रकार, ठीक है, और एक संधि होगी इनसे, किसकी बताइए, राजघाट की संधि। होलकर से कौन सी, राजघाट की संधि। और ये सभी संधियां कैसी हैं बताइए, सहायक संधि। मतलब अब अंग्रेजों का काम यहां पे शुरू, क्योंकि सेना किसकी रहेगी, अंग्रेज की। अब विदेशी मामले तो क्या होलकर सिंधिया से बात कर पाएंगे, सिंधिया होलकर से बात कर पाएंगे? तो कोई एकजुट ही नहीं हो पाएगा। और जब एकजुट ही नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, मतलब पूरी तरह से लोग क्या हो जाएंगे, आगे परास्त हो जाएंगे। ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद क्या होगा कि आगे चल करके मराठे एक बार फिर से संगठित होंगे। बोलेंगे कि यार ये सहायक संधि तो बहुत घाटे की हुई और हमारा पूरा राज्य क्या है, हमसे पूरी तरह से छीना जा रहा है। और इनका जो रेजिडेंट है तो ये यहां तक कि बाहर नहीं बल्कि आंतरिक मामलों में भी क्या कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है। कि ये मतलब अंग्रेज जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए मराठों को फिर से एक बार होना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि दिया बुझने के पहले एक बार तेजी से फड़फड़ाता है। तो बस वही हाल यहां हुआ, कहां, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध में लड़े ये लोग, लेकिन चूंकि कमजोर हो चुके हैं तो पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से तीसरे युद्ध में पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार जो तीसरा युद्ध होता है, तो तीसरे युद्ध में ये लोग क्या होते हैं, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होगा। और 1816 से 17, और इसमें फाइनली अंग्रेज बहुत जबरदस्त तरीके से जीत जाएंगे और मराठा पूरी तरह से हार जाएंगे। और इसके बाद ये लोग सोचेंगे कि जब तक पेशवा जिंदा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो इन लोगों को संगठित करता रहेगा। इसलिए इसलिए इन्होंने बोला कि एक काम करो,
अब हम पेशवा पद को ही पूरी तरह से क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम ये निकलता है कि ये लोग पेशवा पद को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, समाप्त, और बोलते हैं कि तुमको अब पेंशन देंगे। और इसको पूना से उठा करके कहां भेज देते हैं, बिठूर। बिठूर कहां है, कानपुर का गांव है, ठीक है। इसलिए भेज देते हैं क्योंकि पूना में वहां की जनता को इकट्ठा करके ये विद्रोह कर सकता है। भले पेशवा नहीं है लेकिन मराठी जनता को तो इकट्ठा कर सकता है ना। तो इसको कहां भेज देते हैं, कानपुर, और बोलते हैं कि चलो भैया तुम एक काम करो, पेंशन ले लो और यहीं पड़े रहना। समझ में आया, ठीक है। इन्हीं का पुत्र रहेगा नाना साहब, तो 1857 की क्रांति करेगा। क्यों क्रांति करेगा, क्योंकि आगे चल करके अंग्रेज ये पेंशन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो नाना साहब बोलेगा कि चूंकि मैं पेशवा हूं और मुझसे वादा किया गया था हमें पेंशन देने का, पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो हो जाएगी 1857 की क्रांति। और यहां पे पेशवा और मराठों का काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार, ठीक है, यहां पे ये लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से मराठों का खात्मा कर देंगे। इस प्रकार भारत में जो दक्षिण की सबसे शक्तिशाली शक्ति अभी बची थी मैसूर के बाद, जिसका नाम क्या है, मराठा, उसका भी हो जाएगा पतन। अब ये लोग अंग्रेज कहां जाएंगे, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जब तक रणजीत सिंह पंजाब सिख साम्राज्य में जिंदा रहेगा तब तक उससे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहता है। जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, वहां भी इंटरनल मैटर में मतलब बगावत चालू होती है, जिसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज और जीत जाते हैं फिर पंजाब को। इस प्रकार अंग्रेज अब लूटने के लिए एक नई व्यवस्था लाएंगे, भू राजस्व व्यवस्था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध और अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। उसके बाद अंग्रेज हमारे यहाँ के समाज में इंटरफेयर करने लगेंगे, धर्म में इंटरफेयर करने लगेंगे। तो चालू होगा 18वीं सदी का आंदोलन। किसानों को लूटेंगे साथ में तो किसान आंदोलन, धर्म में हस्तक्षेप करेंगे तो धार्मिक आंदोलन, जनजाति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे तो जनजाति आंदोलन। और उसके बाद होगी 1800 की, इन सभी का सम्मिलित परिणाम 1857 की क्रांति, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कल आंग्ल सिख युद्ध।